हेलो प्यारे बच्चों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। मस्त चल रही है पढ़ाई सबकी। मजा आ रहा है। लगे रहो। मैं फिर से आपका दोस्त आशुतोष गुप्ता आपके अगले टॉपिक के लिए आज हम लोग फिर डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आ रही होंगी। डर भी लग रहा होगा। डिस्ट्रैक्शंस भी हो रहे होंगे। कोई बात नहीं बेटा, इट्स नॉर्मल। ये लास्ट में बहुत ज्यादा होता है। लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ये सब चीजें बहुत ज्यादा लास्ट में होती रहती है। मैंने तैयारी की थी तो मैंने भी इन सब चीजों को बहुत अच्छे से फेस किया हुआ है। बस आप कोशिश करते रहो धीरे 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 करके, और ये समय भी आप अच्छे से बिता ले जाओगे। और कोशिश करो कि आप इस समय अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहने की, मतलब आप खूब सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखो, कुछ मोटिवेशनल चीजें पढ़ो। मतलब अच्छी अच्छी चीजें, जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो कुछ मेडिसिन लेते हैं ना जिससे हम क्योर हो जाते हैं, तो बस उसी तरह से आपको मेडिटेट करने की थोड़ी जरूरत है। कुछ अपने आप को मोटिवेट कर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि होता क्या है, फीलिंग्स हैं, जिस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं आउटकम्स उसी तरह के आने लग जाते हैं। तो डर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है लास्ट मोमेंट पे, जिससे हम कॉन्शियस बने रहे। लेकिन डर की एक लिमिट से ज्यादा अगर हो गया तो वो हमें काम नहीं करने देगा। तो इसलिए डर, ऐसा डर हमारे लिए फिर वो बहुत हानिकारक साबित होने लग जाता है। तो इट इज बेटर कि हम लोग अपने डर पर कंट्रोल रखें, काबू रखें, और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। बस यहाँ आखिरी मोमेंट में बस हमारी समझदारी ही हमारे काम आती है। तो आपको अपनी समझदारी से काम लेना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पूरी तरह से पॉजिटिव बना के रखना है। और खूब पढ़ाई की है आपने, बहुत अच्छे से मेहनत करी है आपने पूरे साल भर में, और अगर कहीं किसी ने नहीं भी करी है तो भी लास्ट मोमेंट पे जो मेहनत आप कर रहे हो यही आपका रिजल्ट डिसाइड करती है। तो इसलिए अपने आप को बस शांत रखो, कूल रखो, धीरज से काम लो। सब कुछ आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बस इस चीज को माइंड में रखो। और मैं इसी आशाओं के साथ चलते हैं हम लोग आज आज के टॉपिक पे। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत समझदार लोग हैं और अच्छा ही करने वाले हैं। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस एज इट इज आसान ही हैं अगर हमने लैंग्वेज पर कमांड कर रखी है। तो बेसिक लैंग्वेज जो यहाँ इन्वॉल्व है उसको अगर हमने सुधार रखा है तो हमारे सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मोर और लेस वो सेम पैटर्न पर है। स्पेशली जेई मेंस की अगर हम लोग बात करें तो एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपको दिखाई पड़ते हैं। इस टॉपिक में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का डिस्कशन करते हैं, जो कि अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, और वो किस तरह से एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है उन्हीं चीजों का डिस्कशन होता है। तो उसके लिए हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, अलग अलग तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं और उसके बेसिस पर ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। इसके अलावा रिएक्शन का टेम्परेचर की वजह से किस तरह का इफेक्ट आता है, टेम्परेचर अगर बदल दिया जाए तो रिएक्शन के रेट पर कैसा फर्क पड़ता है, या रेट कांस्टेंट पर कैसा फर्क पड़ता है, वो बातें इस टॉपिक में पढ़ी जाती है। तो ले दे के अगर देखा जाए तो बहुत सारा कुछ नहीं है, लिमिटेड ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो लिमिटेड नॉलेज प्रॉपर लैंग्वेज के साथ हमें मिलना चाहिए। अगर लैंग्वेज प्रॉपर है तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। और आज फिर से मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू वो सारी लैंग्वेजेस पॉइंट आउट करूंगा जो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने पिछले साल के ही कवर अप किए हैं, जिससे आपका पिछले साल के सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाए और आपको दिखाई भी पड़ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है, मोर और लेस एक जैसे क्वेश्चंस ही हैं जो आपको बार बार दिखते हैं। और वैसे भी काइनेटिक्स टॉपिक ही इसी तरह का है कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इनोवेशंस पॉसिबल नहीं है। जो इनोवेशंस किया जा सकता है वो लैंग्वेजेस के थ्रू ही है। तो अगर हम लैंग्वेजेस पर कमांड कर ले जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग। जैसे अपना पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रिएक्शन एक दी गई है और उसके बारे में कहा गया है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। हम लोग काइनेटिक्स में रिएक्शंस को दो नामों से कैटेगराइज करते हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन जिसको सिंपल रिएक्शन भी बोला जाता है, और दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसको कंपोजिट रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंपल रिएक्शन उन्हें बोला जाता है जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड करती है, मतलब जिस तरह से रिएक्शन हमारे सामने लिखी है वो वैसे ही होती है, ऐसी रिएक्शन को सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको
बोला जाता है जो मल्टीपल स्टेप में होती है। मल्टीपल स्टेप में होती है कहने का मतलब है कि जिस तरह से रिएक्शन लिखी है इसकी अपनी एक मैकेनिज्म होगी जिसमें 2, 3, 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और उससे फिर फाइनली प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो अब यहां पर सिंपल रिएक्शन की बात की गई है, तो सिंपल रिएक्शन में हम लोगों को यह बात पता होती है कि इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। फॉर सिंपल रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये हम लोग अलग अलग तरह से निकालते हैं, तो हम डायरेक्टली उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। अब हमें यह बता दिया कि एक सिंपल रिएक्शन है और आगे लिखा है फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल is reduced by a factor of 3 then rate of reaction will increase by a factor। मतलब अगर हम वेसल का वॉल्यूम जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम 1/3 कर दें तो रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग इसके रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं बेटा तो रेट का एक्सप्रेशन बनेगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B2 टू द पावर 1। यहां पावर जो लिखा गया है दैट इज ऑर्डर, ऑर्डर की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर बोली गई है। अब ये कह रहे हैं कि किसी कंटेनर में रिएक्शन हो रही होगी बेटा, किसी कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, उसमें ए और बी के कुछ अपने अपने कंसंट्रेशंस रहे होंगे, ए का अपना कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, B2 का अपना कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, और अगर इसके वॉल्यूम को जितना ये था अगर V वॉल्यूम था और अगर उसको 1/3 कर दिया गया मतलब V/3 कर दिया गया तो इससे रेट पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ऐसा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कंसंट्रेशन के 1/3 कर देने की वजह से बेटा इनके कंसंट्रेशंस की वैल्यू 3 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हां यहां पर हमें यह कंसीडर करना पड़ेगा कि यहां पर जो रिएक्शन दी गई है वो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स यहां पर इन्वॉल्व है, मतलब रिएक्टेंट्स गैसेस है। तो गैसेस के केस में जब हम कंसंट्रेशन निकालने जाते हैं तो उसमें जो वॉल्यूम कंसीडर होता है वो वेसल का वॉल्यूम होता है, और अगर वॉल्यूम को 1/3 कर दिया गया है, वेसल के वॉल्यूम को 1/3 कर दिया गया, उसकी वजह से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में 3 गुना हो जाएगी। मतलब अगर हम ये माने कि इनिशियली ए का कंसंट्रेशन 1 मोलर था तो अब ये फिर 3 मोलर हो जाएगा, B2 का कंसंट्रेशन भी मान ले 1 मोलर था तो अब ये 3 मोलर हो जाएगा। इस तरह की कहानी हमें देखने को मिलती है। अब उसका इफेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, तो आप पहले रेट कितना था 1 कंसंट्रेशन के कोरेस्पॉन्डिंग निकाल दो। रेट इनिशियली विल बी इक्वल टू K इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 टू द पावर 1 जिसकी वैल्यू K के बराबर आएगी, और रेट फाइनली जिस कंडीशन पर वेसल का वॉल्यूम इन्होंने 1/3 किया है उस समय रेट निकालने जाओ तो अब कंसंट्रेशन हो चुका है 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, तो ये वैल्यू आएगी 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 दैट इज 27 टाइम्स K। और अगर पहले की वैल्यू से इसको कंपेयर करें तो ये वैल्यू पहले के रेट के कंपैरिजन में 27 टाइम्स हो चुकी है। पहले के रेट के कंपैरिजन में बेटा ये वैल्यू 27 टाइम्स हो गई। इसका मतलब आपका जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 27। सिंपल क्वेश्चन, ये हमेशा याद रखो, ये बहुत ज्यादा बार बार इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, इसको पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, वेसल का मतलब क्या है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया है। इसको इनिशियल रेट मेथड से सॉल्व करते हैं। बेसिकली यहां पर एक रिएक्शन दी गई है हम लोगों को जिसका रेट स्टडी किया गया है। यहां पर बेटा रेट लिखा गया है, ये रेट है, ये जो लिखा गया है ये रेट है। और इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि जब NO का कंसंट्रेशन 0.1 था, Cl2 का कंसंट्रेशन 0.1 था, उस समय रेट की वैल्यू 0.18 थी, जो भी उसकी यूनिट रही होगी। 0.18 मोलर पर सेकेंड या मोलर पर मिनट, जो भी रेट की यूनिट होगी उसके टर्म में हमें दिया गया। फिर उसके बाद A का कंसंट्रेशन 0.1 और B का कंसंट्रेशन 0.2 पर रेट की वैल्यू बताएगी, और ऐसे ही A का कंसंट्रेशन 0.2, मतलब NO का कंसंट्रेशन 0.2 और Cl2 का कंसंट्रेशन भी 0.2,
उस समय भी रेट की वैल्यू बताएंगे। और इससे हमसे पूछा क्या गया कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो एक तो इसका जो जनरल मेथड है, जो थ्योरेटिकल मेथड है, मैं पहले उसको बता देता हूं, देन फिर एक शॉर्टकट भी है उससे, जिससे बहुत आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, उसकी भी बात करेंगे। हमें मान लेते हैं हम कि यहां पर जो रिएक्शन दी गई है उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO m है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू Cl2 n है। मान लें कि ऐसा है तो रेट जब लिखा जाएगा तो वो बनेगा बेटा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO टू दी पावर m कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2, कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 टू दी पावर n। हमने ऑर्डर की वैल्यू m और n मान ली है और अकॉर्डिंगली रेट लॉ लिख दिया है। अब जो तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के डेटा हमें दिए हैं, उन तीन डेटा को इसमें पुट करके तीन इक्वेशंस बनेंगी। मैं आपको दिखाता हूं। रेट की वैल्यू जब 0.18 है उस समय NO का कंसंट्रेशन दिया गया बेटा 0.10 टू दी पावर m और Cl2 का कंसंट्रेशन भी 0.10 टू दी पावर n। इसी तरह से रेट की वैल्यू जब 0.35 है उस समय कि कंसंट्रेशन NO का है 0.1 और Cl2 का है 0.2 मोलर। इसी तरह से तीसरा डेटा हमें दिया गया है 1.4 रेट की वैल्यू और उस समय कंसंट्रेशन दिया गया है NO का 0.2 और Cl2 का दिया गया है 0.2। और इस तरह से ये तीन इक्वेशंस बन के सामने आती हैं। और अगर आप देखो तो इन तीन इक्वेशंस में तीन अननोन है। क्या क्या अननोन है? क्या क्या अननोन है? K, M और N, ये तीन अननोन है, तीन इक्वेशंस हैं। तो हम इनको सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करना भी बहुत आसान है। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड कर दें, अगर सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा बेटा 0.35 डिवाइडेड बाय 0.18 इज इक्वल्स टू K कट जाएगा 0.1 टू द पावर m, ये कट जाएगा और आएगा 0.2 अपॉन 0.1 टू द पावर n, या उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर n, 2 टू दी पावर n। और अगर आप इसको रफली सॉल्व करो तो रफली ये 2 के बराबर आता है। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। n की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो 2 टू दी पावर 1 है तो n की वैल्यू 1 आ रही है। और यही काम अगर करें हम लोग थर्ड में से, ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड में से सेकंड को डिवाइड कर दें, मतलब ऐसे करें 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें आपका 0.2 ये वाला पार्ट कट जाएगा, के कट जाएगा और ये आएगा कितना? 1.4 डिवाइडेड बाय 0.35 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर m। और इसको अगर हम लोग काटते हैं तो यहां से आता है 4, जिसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर है। और अब कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें m की वैल्यू मिलती है 2, और इस तरह से हमें ऑर्डर की वैल्यू पता लग जाती है। m और n आ गया तो ओवरऑल ऑर्डर की वैल्यू होगी m प्लस n। ओवरऑल ऑर्डर कितना होता है? ओवरऑल ऑर्डर कितना होता है? दैट इज m प्लस n, दैट इज वो आएगा यहां पर 2 + 1 3। इस तरह से ये थ्योरेटिकल मेथड है, मतलब जनरल मेथड है। किसी भी डेटा के लिए हम इस मेथड को अप्लाई करके काम कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है? इतना सब कुछ लिखने की बजाय हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि आप ये देखो कि एक बार में मैं 1-2 डेटा को अगर देखता हूं तो हमें दिखाई पड़ता है कि NO का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और Cl2 का कंसंट्रेशन को डबल करने से ये रेट भी डबल हो गया है। 0.18 इंटू 2 करेंगे तो 0.36 आएगा। 0.35 लिखा है, रफली 0.36 के बराबर है। मतलब अगर Cl2 का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होता है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। Cl2 की कंसंट्रेशन टू द पावर 1 होगी तभी इसका कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होता है। और इसी तरह से अगर हम लोग यहां पर डेटा कंसीडर करें, ये दोनों वो 2 और 3, तो उसमें हमें यह दिखाई पड़ रहा है कि Cl2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और NO का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट की वैल्यू 4 गुना हो गई। ये डबल होने से रेट की वैल्यू 4 गुना हो गई। इसका मतलब ये निकल रहा है कि NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर की वैल्यू 2 है, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर
2 है, तो आप देखो वही हम लोगों ने निकाला है, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है और ओवरऑल ऑर्डर 2 + 1 दैट इज 3। मतलब कहने का यह है कि इस तरह से जब हम सॉल्व करते हैं, बिना लिखे सॉल्व करते हैं, तो उसमें तरीका यही होता है कि एक बार में पहले वो दो डेटा देखो जिसमें कोई एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और कोई दूसरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बदल रहा हो, और उसके बदलने की वजह से रेट किस तरह से बदल रहा है उसे ऑब्जर्व करो और डायरेक्ट लिंक करके हम ऑर्डर की वैल्यू बता सकते हैं। मतलब ये एक तरीका हम यूज करते हैं और इन जनरल जिस तरह की इक्वेशंस हम लोगों से पूछे जाते हैं उसमें यह तरीका बड़ा आराम से वर्क करता है और हमें इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यह मेथड इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि डेटा ऐसे भी दिया जा सकता है कि कभी ऐसा आपको दिखाई पड़े कि कोई दो डेटा कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब हर केस में सबके कंसंट्रेशन बदल रहे हैं। मतलब यहां पर पहले दूसरे में Cl2 बदला है और NO भी बदल रहा होता, और सिमिलरली 2-3 डेटा में भी NO बदल रहा है और Cl2 भी बदल रहा होता, तो आप डायरेक्टली ये काम नहीं कर पाते। तो उस केस में फिर ये मेथड ही काम आता है। और हाँ, इसको सॉल्व करना कभी थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है कि जैसे हम लोगों ने यहां डिवीजन किया तो चीजें कट गई और हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ये ऐसे डिवाइड करने पर कट ही नहीं रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ कैलकुलेशंस हैं, तब उस तरह की सिचुएशंस के लिए एक तरीका ये होता है कि जो इक्वेशंस हमारी यहां पर बन रही हैं जिसमें ये m और n पावर में आ रहे हैं, अगर आप इसका लॉग ले लो, अगर आप इसका लॉग ले लो तो फिर ये लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। अगर लॉग लेके लिख दिया गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी और लीनियर इक्वेशंस तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, तो वो उस तरह से सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये एक्सट्रीम लेवल है डिस्कशन का कि इतना दूर तक भी जा सकते हैं। इन जनरल कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन चूंकि जिस तरह का पेपर पैटर्न अब बनने लग गया है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो लोग कैलकुलेशन कराने लगे हैं, तो इसके लिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब हम किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं नहीं हमें ये तो आता ही नहीं है। कैलकुलेशन के लिए तो हमें तैयार रहना ही है। पिछले साल का पेपर अगर आप सारे स्लॉट्स को देखिए, हम लोगों ने डिस्कशंस में भी देखा है, ज्यादातर इंटीजर वाले क्वेश्चंस अगर देखे जाए तो सब फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और सब में लगभग कैलकुलेशंस इन्वॉल्व ही है और अच्छी खासी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ये ग्राफ का क्वेश्चन दिया है। इसमें इन्होंने 5 ग्राफ ड्रॉ किए हैं और ऑप्शन दिया है कि कौन सा ग्राफ देख करके बताओ कि किसका क्या ऑर्डर है। तो जैसे पहला ग्राफ इन्होंने दिया है रेट का टाइम के साथ, जिसमें यह दिख रहा है कि रेट की वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट बनी हुई है। मतलब बेसिकली जब रिएक्शन टाइम के साथ प्रोसीड कर रही होगी, जिसमें रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना रहा होगा, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा होगा, लेकिन रेट नहीं घट रहा। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट ही नहीं है, इसलिए ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो तो उसमें रेट इज इक्वल टू के, ऐसा एक्सप्रेशन बनता है, रेट इज इक्वल टू के। सेकेंड ऑप्शन ग्राफ पर आए तो यहां पर इन्होंने हाफ लाइफ को इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट किया है। तो हम लोग जैसे जीरो ऑर्डर में पढ़ते हैं, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k। मतलब जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। मतलब अगर उसको प्लॉट करें तो हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ता। और एक nth ऑर्डर का भी ग्राफ इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि nth ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n-1, जहां पर n का मतलब होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां से भी हम देख सकते हैं, वहां से भी हम देख सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में ही हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ लीनियर रिलेशन शो करती है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर देखें तो फर्स्ट ऑर्डर में हमें दिखाई पड़ता है कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला बनता है दैट हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय k।
तो कंसंट्रेशन का टर्म आता ही नहीं। अगर सेकेंड ऑर्डर देखें तो सेकेंड ऑर्डर में हमें दिखाई पड़ता है कि हाफ लाइफ की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है। मतलब अगर उसका ग्राफ ड्रॉ किया गया बेटा तो वो हाइपरबोला टाइप का दिखाई पड़ेगा, तो वो भी नहीं है। तो ये आपका जीरो ऑर्डर। तीसरा ग्राफ, तो यहां पर इन्होंने कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ किया है। कंसंट्रेशन का मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है जो कि टाइम के साथ कंज्यूम हो रहा होगा, उसका ग्राफ ड्रॉ किया है। और ये ग्राफ इन्होंने इस तरह का कर्व्ड ग्राफ दिखाया है। इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन का टाइम के साथ वेरिएशन है उसका इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं AT = A0 - KT का मतलब उससे कंसंट्रेशन को अगर टाइम के साथ प्लॉट किया जाए तो वो लीनियरली घटता है, लीनियरली घटता है। और फर्स्ट ऑर्डर या उससे बाद वाले ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर या उससे बाद वाले सभी ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ में नॉन लीनियरली घटता है, नॉन लीनियरली घटता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा कोई सा भी ऑर्डर हो, हमेशा ग्राफ ऐसा ही देखने को मिलता है। मतलब समथिंग लाइक दैट कि टाइम के साथ वो नॉन लीनियरली घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर नहीं है। और अगर ऑप्शन देखें तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर ही है, उसके आगे का कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, ये इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर ऑप्शन में सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऐसे भी नाम लिखे होते तो फिर हम इस ग्राफ को देख करके ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि वो फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है या थर्ड ऑर्डर का है। क्योंकि अगर ऑर्डर इफ n दैट इज ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1 तो हमेशा AT को टाइम के साथ प्लॉट करने पर वो इसी तरह से घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वो कर्वेचर जो भी उसका होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है। वो अलग अलग ऑर्डर की इक्वेशन अलग अलग होती है, वो हम लोग पढ़ते समय देखते ही हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। आगे डी एक ग्राफ दिखाया है जिसमें कंसंट्रेशन को टाइम के साथ में दिखाया है और कांस्टेंट दिखाया है। इसका मतलब तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कांस्टेंट तो बना ही नहीं रह सकता, वो तो वेरी ही करेगा। तो इसलिए ये ग्राफ ही गलत है। कंसंट्रेशन टाइम के साथ रिएक्टेंट का कम ही होता है, या तो लीनियरली कम हो या तो नॉन लीनियरली कम हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो ये कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया। अब काफी लोग इसी में लगे रहेंगे कि अरे यार ये किसका है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और काफी लोग शायद इसको जीरो ऑर्डर समझ लेंगे, इसीलिए इन्होंने जीरो ऑर्डर वाला एक ऑप्शन भी दिया है, लेकिन ये किसी का ग्राफ नहीं है। और ई ऑप्शन में दिखाया है कि रेट की वैल्यू कंसंट्रेशन के साथ लीनियर रिलेशन दिखा रही है। मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT, तभी लीनियर रिलेशन आ रहा है। मतलब रेट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का ही रिजल्ट है, तो ये ग्राफ आपका फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। तो इस तरह से ये ग्राफ डिफरेंशिएट हुए। अब ऑप्शन देखो इन्होंने क्या दिमाग लगा रखा है। इन्होंने लिखा है बी जीरो ऑर्डर, सही है। सी और ई फर्स्ट ऑर्डर, सी और ई फर्स्ट ऑर्डर, तो ये सही है, सही है। इसी तरह से बी ऑप्शन देखें तो ए और बी जीरो ऑर्डर, ए और बी जीरो ऑर्डर सही है। और ई फर्स्ट ऑर्डर, ये भी सही है, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन देखिए तो बी एंड डी जीरो ऑर्डर, तो डी को जीरो ऑर्डर बोला है तो वो तो ग्राफ ही गलत है, जीरो ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। और आगे लिखा है ई फर्स्ट ऑर्डर, ई फर्स्ट ऑर्डर सही है, तो ये तो गलत हो गया। इसके अलावा ए और बी जीरो ऑर्डर और सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर, ए और बी जीरो ऑर्डर, सी और ई फर्स्ट ऑर्डर, तो ये भी सही है। अब लेकिन उन्होंने कहा है द करेक्ट वन, कोई एक ही चूज करना है। मेंस का क्वेश्चन है तो वैसे तो तीन तीन ऑप्शन है, लेकिन एक ही चूज करना है, तो फिर आप किसको चूज करें? तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा है। तो वो बेस्ट ऑप्शन है बेटा फोर्थ। फोर्थ क्यों? क्योंकि अगर हम फोर्थ को चूज करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड अपने आप सही हो जाएगा। अगर हम फोर्थ को चूज करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड अपने आप, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जो लिखा है वो सब कुछ फोर्थ में लिखा है, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इसका हमें चूज करना पड़ेगा और दैट बेस्ट ऑप्शन इज फोर्थ।
ठीक, तो इस तरह की सिचुएशंस भी हमें फेस करनी होती है कि हम जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं जो सही लग रहे हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो वो देख के हमें आंसर करना है। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ, इसमें भी इन्होंने दिमाग लगाया है, इसमें भी कुछ खास है क्वेश्चन में, वो देखते हैं क्या खास है। यहां पर एक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन दी है और हमें बताया गया है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट, यहां पर लिखा हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PtCl4 होल टू नेगेटिव, मतलब जो PtCl4 रिएक्टेंट साइड में है उसका रेट दिया गया है और यहां पर ये लिखा हुआ है और साथ में ये भी पार्ट लिखा है। तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड में भी प्रोसीड करती है और बैकवर्ड में भी प्रोसीड करती है। इसका मतलब किसी एक इंस्टेंट पर PtCl4 कंज्यूम भी होगा बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और फॉर्म भी होगा बिकॉज ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और कंज्यूम होने का रेट उसके अपने कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और फॉर्म होने का रेट इनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करें, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट होगा उसमें रिएक्टेंट आपके ये होंगे। मतलब अगर मैं रेट लॉ फिर से यहां पर लिखता हूं तो यहां पर आता है dPtCl4 टू नेगेटिव upon dt, that is rate of disappearance of PtCl4 will be equal to, अच्छा अब यहां पर चूंकि दो रिएक्शंस हैं तो दोनों के अपने अपने रेट कांस्टेंट्स होंगे जिसको Kf और Kb बोला जाता है। Kf का मतलब होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, Kb का मतलब होता है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर इसे लिखा जाए तो Kf इंटू PtCl4, एक सेकेंड, PtCl4 टू नेगेटिव माइनस ऑफ Kb इंटू PtH2O Cl3 नेगेटिव इंटू Cl नेगेटिव। इस तरह से ये रेट लॉ बनता है। मतलब इस रेट से बेटा ये कंज्यूम हो रहा है और इस रेट से वो फॉर्म हो रहा है, और यही एक्सप्रेशन ऊपर लिखा है। और ये Kf और Kb जो यहां पर लिखा है मैंने, अगर आप इक्वेशन देखो तो ये आपका Kf है और ये आपका Kb है। मतलब अगर मैं अलग से लिखूं तो Kf की वैल्यू है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -5 और Kb की वैल्यू है बेटा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो नॉर्मली हम लोग जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो Kc की वैल्यू होती है Kf अपॉन Kb, मतलब जिस तरह से रिएक्शन लिखी है उसके रेस्पेक्ट में Kf अपॉन Kb, इस तरह से इसका रेट कांस्टेंट होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है यहां पर। और अगर मैं यहां वैल्यूज पुट करूं तो आप देखो क्या होने वाला है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये कटेगा और आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, जिसको हम लोग लिखेंगे 0.02। और आपसे कहा गया नियरेस्ट इंटीजर फिल करो, तो इसको आंसर को देखते हुए तो आप इसका आंसर 0 फिल करोगे, 0। लेकिन एग्जाम में इसका आंसर 0 नहीं दिया गया, एग्जाम में इसका आंसर दिया गया 50 दिया गया, जो कि एक्चुअली 50 कहां से आया वो भी आप देखो। 50 यहां से आया कि इन्होंने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया वो Kb अपॉन Kf कंसीडर किया, Kb अपॉन Kf कंसीडर किया। मतलब अगर अब मैं इसकी उल्टी कैलकुलेशन करूं तो ये आएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10 टू द पावर -5। इसको सॉल्व करने पर बेटा ये 50 आता है और यही आंसर दिया। तो अब आप सोच पे पड़ जाओगे कि अरे ये क्या तबाही है मतलब ये तो एकदम ही गलत हो गया। तो एक्चुअली है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैकवर्ड के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन होता है। मतलब आपको ये इक्विलिब्रियम में सिखाया जाता है कि अगर किसी रिएक्शन को पलट करके लिख दें, पलट रिवर्स करके लिख दें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इनवर्स हो जाती है। इनवर्स हो जाती है कि मतलब बेटा ये वैल्यू है 1/0.02, ये 0.02 और ये 1/0.02 है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने इनवर्स करके सॉल्व किया। अब आप जरूर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होगे
कि मैं बताऊं आपको कि आप क्या करोगे। तो जो वैसे तो ये हादसा पहली बार मैंने देखा है, अभी तक के एग्जाम में इस तरह का हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये बात मैंने ओलंपियाड्स के पेपर में देख रखी है। केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में इस तरह की कहानी खूब होती है, तो वहां पर वो यही करते हैं जो यहां पर हुआ है। तो आप ये उसके बेसिस पर मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, आप उसको फॉलो करना कि अगर आपका इंटीजर वाला क्वेश्चन है और ऐसे काम करने से इंटीजर आपका 0 आ जा रहा है, तो आप एक बार ये करके देख लो जो मैंने करके यहां पर दिखाया है, और उससे आपको एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू निकाल करके आंसर निकाल देना। मतलब अगर के की वैल्यू 1 से छोटी आ रही हो आपकी कैलकुलेशन से, तो आप उसका इनवर्स कर दो, तो वो वैल्यू डेफिनेटली 1 से बड़ी हो जाएगी, और फिर वो जो आंसर आ रहा होगा वो लिख देना। हालांकि मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये जस्ट मेरी एक एडवाइस है, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये पहली बार हादसा हुआ है और ऐसा नियम कहीं मैंने नहीं पढ़ा है कि ये कहीं लिखा हुआ है कि ऐसा करा जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ओलंपियाड्स के पेपर्स में मैंने ऐसा देखा है, और अब हमारे मेंस के पेपर में भी ये हादसा हो गया, तो इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप ये काम करना कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करके 1 से कम आ गया और आपको इंटीजर फिल करना है, तो आप एक बार उसको इनवर्स करके देख लो कि क्या कोई इंटीजर आपको मिल रहा है, और फिर अगर मिल रहा है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो वो आंसर फिल करो। इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए आप इसको फॉलो करना। चलिए, इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली लिया था कि ये बात मैं आपको बता सकूं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ गैसियस साइक्लोब्यूटीन आइसोमराइजेस टू ब्यूटाडाइइन इन अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विच हैज रेट कांस्टेंट वैल्यू दिस मच। मतलब साइक्लोब्यूटीन का मतलब ये है, साइक्लोब्यूटीन 4 कार्बन है, इस तरह से है, और इससे ये बन रहा है ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन, ये ब्यूटाडाइइन है, ब्यूटाडाइइन मतलब ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, और इस आइसोमराइजेशन प्रोसेस का रेट कांस्टेंट हमें दिया गया है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -4। आगे कहा गया है द टाइम इन मिनट्स it takes for the isomerization to proceed 40% to completion at this temperature। 40% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम। इस तरह का क्वेश्चन इस बार कई बार पूछा गया है, जिसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दे दी गई, परसेंटेज में दी गई या फिर फ्रैक्शन में हमसे पूछ लिया गया, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि करेंगे क्या हम लोग। तो जैसे हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के केस में हमारा फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 1/K ln इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम T। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट है जिसको यूज करके हम लोग ये कैलकुलेशंस करते हैं। अब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं बताया, टी टाइम पर कंसंट्रेशन नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पहले 100 था, तो 40% कंप्लीट हो जाने के बाद अब बचा कितना, 60 बचा, अब बचा 60। तो इस तरह से आपको अगर कंसंट्रेशन नहीं दिया है तो आप सिंपली परसेंटेज में ही डेटा पुट कर दो, क्योंकि वैसे भी ये रेशियो है और रेशियो होने की वजह से यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर परसेंटेज में भी डेटा पुट करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिजल्ट इस तरह का बनता है कि वहां पर कंसंट्रेशन का रेशियो आता है, इसीलिए उस कंसंट्रेशन के रेशियो की जगह पर बहुत सारे और पैरामीटर्स यूज करके भी हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। मतलब हम टी की वैल्यू या के की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां पर परसेंटेज में डेटा पुट कर सकते हैं, यहां पर मोल अगर दिया है तो मोल में ही डेटा पुट कर देते हैं, या अगर हमें रेट का डेटा दिया है तो आप रेट की वैल्यू को पुट कर सकते हो। बहुत सारी वैल्यू जो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई पड़ती हैं, वो सारी बातें आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करने जाए, अच्छा एक इशू तो यहां पर ये है कि इन्होंने डेटा ऐसे दिया, और इसके अलावा एक इशू इस क्वेश्चन का और था कैलकुलेशन का, आपको देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग डेटा पुट करें तो आएगा 1/K की वैल्यू दी गई है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -4 ln इनिशियल कंसंट्रेशन में 100 ले रहा हूं और प्रोसीड 40% टू कंप्लीशन।
तो इट टेक्स टाइम निकालना है मिनट में। अच्छा, एक काम और भी कर रखा है, मिनट में टाइम निकालना है। टू इट टेक्स फॉर द आइसोमराइजेशन टू प्रोसीड टू 40% कंप्लीशन। और अगर रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गई, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट 40% कंज्यूम हो गया। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट 60% बचा। इसका मतलब अगर पहले 100 था तो अब बचा 60। पहले अगर 100 था तो अब बचा 7। और इससे आपका आंसर जो आएगा बेटा, वो आएगा सेकंड्स में, सेकंड्स में आएगा। और आपको आंसर मिनट में बताना है तो यहां पर आपको इस पूरे आंसर में 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 60 से सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह आंसर आपका मिनट में हो जाएगा। तो अब उसके बाद आगे प्रोसीड करें तो ये 1/3.3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 60, और ये ln लिखा हुआ है तो आप इसको ln की जगह पर log के फॉर्म में लिख सकते हो। तो log के लिए हमें 2.303 भी लाना पड़ेगा, क्योंकि ln को log में कन्वर्ट करने के लिए, और ये बनेगा log ऑफ 100/60 को 10/6 लिख सकते हैं, log ऑफ 10/6। तो अब एक प्रॉब्लम अनदर सामने आपके आएगी कि इस log की वैल्यू का क्या किया जाए, और इस क्वेश्चन में इन्होंने log की वैल्यू नहीं दी है, जैसा कि आप देख रहे हो। कुछ क्वेश्चंस में दे देते हैं, कुछ क्वेश्चंस में नहीं देते, तो आपको उसको खुद से हैंडल करना पड़ेगा। यहां पर जो लिखा है इसको लिखा जा सकता है log 10 माइनस log 6, और log 10 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, सबको पता भी होती है, वो होती है 1। और log 6 कैन बी रिटन एज log 3 इंटू 2, का मतलब log 2 प्लस log 3। और log 2 की वैल्यू आप हमेशा याद रखो 0.3010 ये होती है, रफली हम 0.3 ले सकते हैं। और log 3 की वैल्यू होती है बेटा 0.4771, तो 0.477 रफली लिया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम लोग ऐड करें तो आपको मिलेगा 0.777, log 6 की वैल्यू 0.777। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल गई, और यहां पर आप वैल्यू पुट करके देन उसके बाद भी काम आसान नहीं है, जैसा कि अपन देख रहे हैं, काम इसके बाद भी आसान नहीं है, कैलकुलेशन गंदी ही है, लेकिन इसके लिए आपको रेडी रहना है। यहां से 0.777 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये अब इसके बाद जो भी आंसर आएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, मैंने पहले इसलिए कैलकुलेशन ये सब कर रखी है जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, लेकिन आपको एग्जाम में तो ये करना ही होगा, और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। उसके लिए हमें अपने आप को रेडी रखना है, इससे बच नहीं सकते, क्योंकि ये कई बार आ गया बेटा, कई बार अभी हम लोग देखेंगे, और सब में ऐसी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, सब में इस तरह की कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। ये वैल्यू सॉल्व होके आ रही है बेटा 25.9 मिनट, 25.9, जिसको नियरेस्ट इंटीजर है 26। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जो हमें फिल करना है दैट इज 26, ये इसका आंसर है। कैलकुलेशन वाइज नो डाउट बहुत अच्छा नहीं है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन भी लैंग्वेज वाइज फिर से उन्होंने उसी तरह से बोला है कि द इनएक्टिवेशन रेट ऑफ वायरल प्रिपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वायरस। मतलब किसी भी वायरस को इनएक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं, और वायरस का इनएक्टिवेशन प्रोसेस भी वायरस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मतलब जितना ज्यादा वायरस होगा उसका इनएक्टिवेशन भी उतना ज्यादा तेजी से होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। और अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा तो इस केस में भी आपका रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट अपॉन at, ये फॉर्मूला यूज होगा, ln a नॉट अपॉन at, वही फॉर्मूला यूज होगा। अब ये कह रहे हैं कि 10% ऑफ वायरस इज इनएक्टिवेटेड इन फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में 10% वायरस इनएक्टिवेट हुआ है। मतलब अगर हम ये मान लें कि हमारा इनिशियल वायरल लोड 100 है, तो 1 मिनट के बाद वो वायरल लोड हो गया 90,
10% इनएक्टिवेट हो गया, मतलब 100 से 90 हो गया। तो अब आपको उसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछा गया है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, वही सारी काम जो अभी हम लोगों ने किया था। टाइम की वैल्यू 1, ln इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मानो और 10% अगर कंप्लीट हो गया तो बचा फिर बेटा 90, तो फिर बचा 90 और इस तरह से ये आया और इसका जीरो उड़ा दो और ln को आप लिख दो 2.303 और ये log 10/9 हो गया, जिसको लिखा, अच्छा इन्होंने log 3 की वैल्यू दी है, log 10 की वैल्यू, ln 10 की वैल्यू दी है। ln 10 का मतलब 2.303 log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ln 10 की वैल्यू 2.303 वो दी गई है। आप इसको लिख सकते हो 2.303 log 10 और माइनस log 9, और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है, तो आप उसको लिख सकते हो 2 log 3, उसको लिख सकते हैं हम लोग बेटा 2 log 3, और अगर वैल्यूज पुट करें तो 2.303 log 10 की वैल्यू 1 माइनस 2 log 3 की वैल्यू 0.477, तो आपका यहां से जो आंसर आएगा वो मिनट इनवर्स में आता है। और ये कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं कि कितना रिजल्ट आ रहा है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूं और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ रही है बेटा 105.9 इंटू 10⁻³ और रफली इसको लिखा जाएगा कितना, 106, 106। तो इस तरह से इसका आंसर 106 आया। ठीक, वायरस, यहां पर अब कई सारे बच्चे पहली लाइन पढ़ करके ही कंफ्यूज होने लग जाएंगे कि अरे यार इनएक्टिवेशन का क्या मतलब है, वायरल प्रिपरेशन का क्या मतलब है। एक तरफ वायरल प्रिपरेशन बोल रहे हैं, एक तरफ उसका इनएक्टिवेशन बोल रहे हैं, तो उससे लैंग्वेज से कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही। जबकि आप सेकेंड लाइन पढ़ो तो आपको दिख रहा है कि 10% वायरस इनएक्टिवेट हुआ है 1 मिनट में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह की लैंग्वेज पर बेस्ड है। इसमें कहा गया है कि एक रिएक्शन दी है इन द अबव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5 रिड्यूसेस फ्रॉम इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ 50 to 10 in 120 मिनट एट 300 केल्विन। द रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही, तो ये डायरेक्ट लैंग्वेज हो गई, आपको कुछ नहीं करना है। K की वैल्यू अगेन 1/T ln A0/AT, और अब आपको डायरेक्ट कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 1/120 मिनट ln इनिशियल कंसेंट्रेशन 50, फाइनल कंसेंट्रेशन 10, तो यहां से 1/120 ln 5 और इसको सॉल्व करके ln 5 को आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 2.303/120 log 5, और log 5 को log 10/2 लिख सकते हैं, का मतलब log 10 माइनस log 2 लिख सकते हैं बेटा। और इस तरह से ये रिजल्ट, और log 2 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है, वो आपको याद ही रखनी है 0.3, log 3 और log 2, एटलीस्ट log 10 जिसकी वैल्यू 1, log 3 और log 2, ये 3 वैल्यूज मिनिमम हमें याद रखनी ही होगी, तभी नहीं तो हम फंस जाएंगे एग्जाम में। तो इसलिए आप इसको याद रखो और इसको सॉल्व करके मैं बता देता हूं आपको वैल्यू कितनी आ रही है। ये आती है 1.34 इंटू 10⁻⁻1 और आपको -2 ये वैल्यू सॉल्व होके आ रही है। और अगर हम इंटीजर देखें तो ये इसका जो इंटीजर भरा जाएगा वो होगा बेटा 1, वो होगा 1। आप देखो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किसी में परसेंटेज बोल करके क्वेश्चन पूछ लिया है, किसी में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देके क्वेश्चन पूछ लिया है, कुछ भी नहीं है, ले दे के एक ही जैसे टाइप है, एक ही जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल यहां पर कुछ भी नहीं आता। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया है फिर से वैसे ही कहानी, फॉर अ सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 32% रिएक्टेंट इज लेफ्ट आफ्टर 570 सेकेंड, और आगे लिखा है द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा। सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा है कि 32% रिएक्टेंट बचा रह गया है, मतलब अगर हमने कहा कि 100 इनिशियली 100 था तो अब बचा कितना 32, तो अब इसका रेट कांस्टेंट हमसे पूछा गया है, तो अगेन K इज इक्वल टू 1/T
ln ए नॉट अपॉन ए टी का टाइम दिया है 570, ln आप इनिशियल मान लो 100 और फाइनल मान लो 32। इसको लिखा जा सकता है 2.303 बाय 570। अब काफी सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि हमें तो ln का डेटा ही नहीं दिया, जबकि आप देखो कि log 2 का डेटा दिया है 0.301 और ये log 2 की जरूरत कहां पड़ रही वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। इसको लिखा सकता है log 100 बाय 32, ऐसे लिख सकते हो, और इसको लिखा जा सकता है 2.303 बाय 570 log ऑफ 100 माइनस log ऑफ 32, और log 100 का मतलब होता है बेटा 10 का स्क्वायर, और 32 का मतलब होता है 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2.303 बाय 570, और log 100 का मतलब 2 log 10, और log 32 का मतलब 5 log 2, 5 log 2, और ये वैल्यूज दोनों आपको दे रखी, दोनों वैल्यू मतलब एग्जैक्टली इन्होंने ln के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये सब कंफ्यूज करने के तरीके हैं। तो आप देखो को अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आपका काम तो हो ही जाएगा, जितनी वैल्यू हमें चाहिए होती है वो क्वेश्चंस में दे दी जाती है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनता। और इसको सॉल्व करके मैं आपको बता दे रहा हूं, कैलकुलेशन करके ये कितना आ रहा है। ये वैल्यू सॉल्व होके आती है 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब इसमें जो इंटीजर फिल करना है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो आप देखो बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम तरह की लैंग्वेज है, कभी परसेंटेज में डेटा दिया है, कभी आपको डायरेक्ट डेटा दे दिया, और कुछ भी नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है। ये बार बार इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ए एंड बी डिकम्पोज वाया फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स, मतलब कोई एक रिएक्टेंट ए है जो कि फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स से डिकम्पोज होता है, कोई एक रिएक्टेंट बी है वो भी फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स से डिकम्पोज होता है, और दोनों की हाफ लाइफ की वैल्यूज बताई गई, एक की 54 मिनट और दूसरे की हाफ लाइफ बताएगी बेटा 18 मिनट, हाफ लाइफ बताया गया है। और कहा जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम एन इक्विमोलर नॉन रिएक्टिव मिक्सचर, मतलब इन्होंने कंटेनर में ए और बी दोनों लिया है और दोनों के मोल्स इक्वल हैं, मतलब अगर ये एन मोल है तो ये भी एन मोल ही है, एन नॉट बोल देते हैं, स्टार्टिंग मोल है तो वो एन नॉट बोल देते हैं, इनिशियली ऐसा है। और कहा जा रहा है कि द टाइम टेकन फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू बिकम्स 16 टाइम्स दैट ऑफ बी, मतलब एक टाइम के साथ ए भी कंज्यूम होगा, टाइम के साथ बी भी कंज्यूम होगा, और पूछा जा रहा है कि किस टाइम पर ए का कंसेंट्रेशन बी के कंसेंट्रेशन का 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, इसमें एक पॉइंट नोटिस करो कि हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ते हैं ln2 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट, मतलब हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है, ना कि नॉट ओनली फर्स्ट ऑर्डर, आप चाहे जीरो ऑर्डर देखो, चाहे सेकंड ऑर्डर देखो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर देखो, आपको हमेशा एक बात दिखाई पड़ेगी कि हाफ लाइफ रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होती है। मतलब कहने का यह है कि जिसका हाफ लाइफ ज्यादा होगा उसका रेट कांस्टेंट कम होगा, जिसका हाफ लाइफ ज्यादा होगा उसका रेट कांस्टेंट कम होगा, और जिसका रेट कांस्टेंट कम होगा बेटा उसका रेट भी कम होगा। मतलब पहली वाली रिएक्शन स्लो होगी, दूसरी वाली रिएक्शन फास्ट होगी, कंपैरेटिवली फास्ट होगी, क्योंकि दूसरी वाली रिएक्शन का हाफ लाइफ 18 मिनट है, पहली वाली रिएक्शन का 54 मिनट है। और अगर कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट रिएक्शन का हाफ लाइफ सेकेंड रिएक्शन के हाफ लाइफ का 3 गुना है। हाफ लाइफ ऑफ ए इज 3 टाइम्स हाफ लाइफ ऑफ बी, मतलब इसका हम ये कह सकते हैं कि अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन दोनों के सेम रखे गए, अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन ए का भी ए नॉट ले लें और बी का भी ए नॉट ही ले लें, ए नॉट ले लें इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो क्योंकि सेकेंड इक्वेशन का
हाफ लाइफ कम है, मतलब सेकेंड इक्वेशन का रेट ज्यादा है, तो इसलिए ये ज्यादा तेजी से कंज्यूम होगा और ये धीरे धीरे कंज्यूम होगा। तो इसीलिए आफ्टर सर्टेन टाइम बी का कंसंट्रेशन तेजी से घटने की वजह से कम हो चुका होगा, ए का कंसंट्रेशन रिलेटिवली स्लो घट रहा होगा, इसका मतलब ए का कंसंट्रेशन बी से ज्यादा बना रहा होगा। और इसी चीज को हमसे पूछा गया कि किस टाइम पर ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन का 16 टाइम्स होगा। तो मान लेते हैं कि टी टाइम पर ऐसा होगा, तो टी टाइम पर अगर इसका कंसंट्रेशन 80 है तो इसका कंसंट्रेशन होगा 16 टाइम्स 80, कंसंट्रेशन होगा 16 टाइम्स 80। ये उसकी कहानी होगी। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो मैं दो मेथड्स आपको बता रहा हूं। वैसे तो एक मेथड है जिसमें कैलकुलेशन लिटिल बिट कम है, दूसरा मेथड है जिसमें कैलकुलेशन लिटिल बिट ज्यादा है। तो पहले मैं कम कैलकुलेशन वाला मेथड बता देता हूं, क्योंकि इन जनरल जिस तरह के इक्वेशंस हमें मिलते हैं वो हमारे कम कैलकुलेशन वाले मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एक रिजल्ट पढ़ते हैं बेटा, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी आफ्टर टाइम टी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और एक और रिजल्ट पढ़ते हैं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1/2 टू द पावर एक्स, जहां पर एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कहने का मतलब यह है कि सपोज किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ 5 मिनट, 5 मिनट अगर हाफ लाइफ है और अगर हमें इंटरवल ऑफ टाइम 25 मिनट दे दिया गया, तो 25 मिनट 5 हाफ लाइफ के बराबर हो गया। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 25 हो गया। मतलब अगर हाफ लाइफ 5 है तो 25 मिनट में 5 हाफ लाइफ हो जाएगी, ये उसका मीनिंग होगा। और अगर 5 हाफ लाइफ हो गई तो रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का 5 बार आधा हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला बनता है ए नॉट 2 to the power 5, मतलब 5 बार वो आधा हो जाएगा और जो बचेगा अमाउंट वो होगा ए नॉट 2 to the power 5। इस तरह से वो रिजल्ट बना हुआ है। अब इसको यूज कैसे किया जाए उसको समझते हैं। जैसे हमें एक बात ये दिख रही है कि यहां पर हाफ लाइफ का रिलेशन दोनों में ये है। अब मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, हमें टाइम बताना है, तो हम मान लेते हैं कि जिस टाइम पर वो रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल होने वाली है, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या कि एट टाइम टी रिक्वायर्ड कंडीशन ये कि ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन से 16 गुना होने वाला है, 16 गुना होने वाला है। वो टाइम मान लेते हैं कि ए की हाफ लाइफ का, पहली रिएक्शन की हाफ लाइफ का एक्स टाइम्स, पहली रिएक्शन की हाफ लाइफ का एक्स टाइम्स, तो फिर वो बी की हाफ लाइफ का 3x टाइम्स होगा। बी की हाफ लाइफ का 3x टाइम्स होगा, क्योंकि बी की हाफ लाइफ ए की हाफ लाइफ का 1/3 है। तो अगर कोई हम इंटरवल ऑफ टाइम कंसीडर करते हैं, जैसे सपोज आप ऐसे समझ लो, जैसे अगर हमने कहा कि टाइम हमारा 108 मिनट है, 108 मिनट, तो 108 मिनट इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ 54, 54 का डबल है। मतलब अगर हाफ लाइफ 54 है तो ये 2 हाफ लाइफ के बराबर है। और यही वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ 18 है, 6 टाइम्स ऑफ 18 है, का मतलब अगर हाफ लाइफ 18 है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई, 6 टाइम्स। ठीक, तो इस तरह से अगर हम ये कहते हैं कि जो कंडीशन हमें अचीव करनी है वो पहली रिएक्शन के रेस्पेक्ट में x नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद अचीव हो रही है, लेट required condition is achieved after x half life, x number of half life of first reaction। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करें, तो फिर आप क्या करो, तो आफ्टर x हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ A will be equal to initial concentration of A into 1/2 to the power x, 1/2 to the power x। और इसी तरह से concentration of B will be equal to initial concentration of B, वो भी A नॉट ही है, into 1/2 to the power 3x,
इंटू 1/2 टू द पावर 3x, क्योंकि वही इंटरवल ऑफ टाइम बी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में 3 हाफ लाइफ के बराबर होगा। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि दोनों की हाफ लाइफ में ये रिलेशन है। अब आपको कंडीशन पता है, क्या कंडीशन पता है कि ए का कंसेंट्रेशन बी के कंसेंट्रेशन का 16 गुना है। ए का कंसेंट्रेशन बी के कंसेंट्रेशन का 16 गुना है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं। सिंस ए एट टाइम टी इज इक्वल टू 16 टाइम्स दैट ऑफ बी एट टाइम टी, तो अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करो तो ए नॉट 1/2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 16 टाइम्स ए नॉट इंटू 1/2 टू द पावर 3x। मैंने कंसेंट्रेशन के डेटा पुट कर दिए। अब देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान है बेटा। ये कट गया, ये कट गया, और इसको आप क्या कर सकते हो, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये आएगा 1/2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 16, और 16 को लिख सकते हैं बेटा 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3x माइनस x, 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, x 2x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 2। मतलब कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हुई, 2 हाफ लाइफ। और 2 हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, अगर हाफ लाइफ पहली रिएक्शन का 54 मिनट था तो 2 हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, देन टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ लाइफ। तो यह आंसर हुआ 108 मिनट, 108 मिनट, 108 मिनट पर आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन अचीव हो जाएगी। और आप इसको ऐसे भी देखो, 108 मिनट इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ 54, और दिस इज एक्चुअली 6 टाइम्स ऑफ 108। और रिएक्टेंट ए 2 हाफ लाइफ के बाद बचेगा ए नॉट अपॉन 2 टू द पावर 4 का मतलब ए नॉट बाई 4, 2 टू द पावर 2 का मतलब ए नॉट बाई 4, और ये बी बचेगा ए नॉट से ए नॉट टू द अपॉन 2 टू द पावर 6, और ए नॉट अपॉन 2 टू द पावर 6 का मतलब ए नॉट अपॉन 2 टू द पावर 64। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो दिस नंबर का 16 टाइम्स ये है, 16 चौको 64, दिस नंबर इज 16, इस नंबर का 16 टाइम्स ये वैल्यू आ रही। आप देखो दिस इज इक्वल, अगर रिलेट करो तो 16 टाइम्स आपको ये रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये एक मेथड सुनने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा क्योंकि मुझे पूरा मेथड एलेबोरेट करना पड़ा है, लेकिन अगर आप ये मेथड सीख जाते हो तो ये कहीं ज्यादा आसान है। और अगर ये नहीं करते तो क्या करते हैं उसको भी देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, हमें दोनों रिएक्शंस की हाफ लाइफ पता है। पहली रिएक्शन की हाफ लाइफ है 54, दूसरी रिएक्शन की हाफ लाइफ है 16। दूसरी रिएक्शन की हाफ लाइफ कितनी है, 16 ही है ना, एक सेकेंड 18, सॉरी 18 है, 18 है। ठीक, इनिशियल कंसेंट्रेशन दोनों का ए नॉट है, इनिशियल कंसेंट्रेशन दोनों का ए नॉट है। दोनों के रेट कांस्टेंट्स निकाले जा सकते हैं, आएगा बेटा 0.693 डिवाइडेड बाय 54, और इसका रेट कांस्टेंट आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 18। फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू हाफ 0.693 दैट इज ln2 अपॉन t हाफ, तो वहां से आ गया। और मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम t हमारी कंडीशन अचीव हो गई, तो आफ्टर टाइम t a का कंसेंट्रेशन होगा that will be a naught e to the power minus k, k की वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाय 54 इंटू टी। और आफ्टर टाइम t b का कंसेंट्रेशन होगा a नॉट इंटू e टू द पावर माइनस 0.693 डिवाइडेड बाय 18 इंटू टी, क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम ही है। और since concentration of A at time t is 16 times that of concentration of B at time t, तो आप ये डेटा यहां पुट करो। आप पुट करोगे तो क्या आएगा, A नॉट e टू द पावर माइनस 0.693 डिवाइडेड बाय 54 इंटू टी इज इक्वल टू 16 टाइम्स e टू द पावर माइनस 0.693 डिवाइडेड बाय 18 इंटू टी। और A 16 A नॉट भी आएगा यहां पर, A नॉट बी का कंसेंट्रेशन
ए नॉट दिस मच। अब यहां से ये तो कट गया, ये तो कट गया। अब इसके बाद क्या करो, उसको इधर लेके आ जाओ। उसको अगर इधर लेके आ जाए तो ये बनेगा बेटा e टू द पावर माइनस 0.693 बाय 54t प्लस हो जाएगा वो 0.693 अपॉन 18 इंटू टी इज इक्वल टू 16। ये रिजल्ट आया। अब इसको सॉल्व करना है। आप इसको एलसीएम लेके अगर लिखते हो तो ये 54 इंटू 3 और ये माइनस करते हैं तो ये आएगा बेटा e टू द पावर माइनस ऑफ 2 टाइम्स 0.693 t डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको लॉग ले लो, ln ले लो। तो अगर ln लेते हैं, अगर हम लोग ln लेते हैं, एक सेकंड, इसमें हम लोगों ने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है, एक बार मैं चेक कर लूं। क्योंकि e टू द पावर माइनस में नंबर है, माइनस में नंबर है तो वो 16 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं कोई मिस्टेक हुई है क्या? हो कैलकुलेशन का इस पर्टिकुलर मेथड में कैलकुलेशन का एक बड़ा इशू रहता है। कैलकुलेशन गलत हो जाने की बहुत, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन है कि वो एरर होने की संभावना रहती है। एक बार मैं चेक कर लूं, 18 3, अच्छा हाँ यहां प्लस हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 3 माइनस 1 किया है तो ये प्लस हो जाएगा, तभी मुझे लग रहा था कि वो नहीं हो सकता। अब ln ले लें तो ये आएगा 2 इंटू 0.693 इंटू टी इज इक्वल टू ln 16, और ln 16 को लिख सकते हैं 4 ln 2, 4 ln 2 0.693 t, और ln 2 ही है 0.693, तो इसको उड़ा दो और यहां से t की वैल्यू आई कितनी, t की वैल्यू, अच्छा कुछ और छोड़ दिया यहां पर, हाँ 54 छोड़ दिया। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कितनी हो रही है। और बाकी को, इसको 2 को उड़ा दो इसके साथ में, और फिर फाइनली आएगा 2 इंटू 54 का मतलब t की वैल्यू आएगी 108। तो इस तरह से ये अनदर मेथड है, लेकिन ये थोड़ा डरावना मेथड है, इसलिए मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूं को अवॉइड इट। लेकिन फिर भी आप इसको भी यूज कर सकते हो, इससे पहले वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर इन जनरल जब ये इक्वेशंस बनते हैं तो आप एक बात नोटिस करना, मैंने तो बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे देखे हैं और मैंने क्लियरली ऑब्जर्व किया है कि जो टाइम हमारा आंसर होता है वो टाइम गिवन हाफ लाइफ का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इन जनरल जो टाइम हमारा आंसर होगा वो गिवन हाफ लाइफ का इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है, और वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज अगर उन्होंने टाइम कुछ भी रैंडम दे दिया तो फिर तो भैया ये सॉल्व हो नहीं पाएगा। सॉल्व हो नहीं पाएगा कहने का मतलब है चाहे वो पहला मेथड यूज कर ले चाहे दूसरा मेथड यूज कर ले, दोनों में ही ये इश्यू बनेगा कि हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो आप पहले वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, दूसरे वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, या एक काम और कर सकते हो, आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल कहने का मतलब यह है कि आपको दोनों हाफ लाइफ दी गई थी, एक का 54 एक का 18। आप एक काम करो, मान लो कि 54 ही वो टाइम था, तो 54 टाइम के बाद में, 54 मिनट के बाद में, 54 मिनट के बाद में अगर आपको दिखाऊं तो ए जिसकी हाफ लाइफ 54 थी, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए नॉट है तो 54 मिनट के बाद में ये बचेगा ए नॉट बाई 2 एक हाफ लाइफ के बाद। और बी की अगर यही बात करें तो बी जो जिसका कंसंट्रेशन ए नॉट ही है उसके लिए हाफ लाइफ 18 मिनट है, तो ये 3 हाफ लाइफ हो गया, तो उसका कंसंट्रेशन आएगा ए नॉट अपॉन 2 टू द पावर 3 का मतलब ये वैल्यू आएगी ए नॉट अपॉन 8। क्या वो कंडीशन अचीव हुई? क्या वो कंडीशन अचीव हुई? तो नहीं हुई। तो अब आप एक और ट्रायल मारो कि इसका एक और हाफ लाइफ कर लेते हैं 54 मिनट, तो ये हो गया ए नॉट बाई 4, और फिर से ये 3 बार आधा होगा तो ये आएगा ए नॉट बाई 64, 16 32 64 64। अब देखो आपकी कंडीशन अचीव हो गई। तो जितना कहानी मैंने सुनाई उतना भी करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको इससे कंक्लूड करना है कि आपका जो टाइम दिया होगा वो मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रल मल्टीपल होगा गिवन हाफ लाइफ का, मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रल मल्टीपल होगा गिवन हाफ लाइफ का। तो आप
हिट एंड ट्रायल करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। हाँ, अब जैसे यहां पर जब मैंने ये काम किया तो वो हाफ लाइफ ली जो बड़ी थी और उसका इंटीग्रल मल्टीपल करना चालू किया, मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा वो जो बड़ी हाफ लाइफ होगी उसी का इंटीग्रल मल्टीपल आंसर होगा। मतलब मे बी आंसर हो सकता है 54, मे बी आंसर हो सकता है 108, मे बी आंसर हो सकता है इसका 3 गुना 162, ऐसे 3 गुना, ऐसी 4 गुना। तो इस तरह का आपके पास एक ट्रिक हो सकती है कि आप इस क्वेश्चन को और ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सको। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली। तो अगर हमने देख रखी है दुनियादारी तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। अदरवाइज अगर इसको सॉल्व करने जाते हैं तो कहानी कितनी लंबी है वो तो आप देख ही रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी वैसे ही है। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हो रही है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से फॉलो हो रही है। हाफ लाइफ दिया गया है 3.33 आवर। आफ्टर 9 आवर द फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग इज एफ। अगर फ्रैक्शन एफ है तो फिर पूछ लिया है लॉग ऑफ 1/f की वैल्यू। निहायत ही आसान क्वेश्चन है, केवल डराने के लिए उन्होंने फ्रैक्शन लिख रखा है। मतलब मैं सुक्रोज को S लिख देता हूं जिससे ग्लूकोज बन रहा है, फ्रक्टोज बन रहा है। फ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है बेटा 1 के रिस्पेक्ट में अमाउंट को रिप्रेजेंट करना फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब इनिशियली अगर 1 था और आधा कंज्यूम हो गया तो इसका मतलब फ्रैक्शन कितना कंज्यूम हो गया, हाफ, या कितना बचा 1/2। अगर 1 था और सपोज 75% कंज्यूम हो गया का मतलब 0.75 फ्रैक्शन खत्म हो गया और 0.25 फ्रैक्शन बचा, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर A0 को 1 मान लें तो हमारा जो AT है दैट इज F, वही फ्रैक्शन है, वही फ्रैक्शन है। मतलब 1 के रेस्पेक्ट में जो भी अमाउंट बचा दैट इज F, उसी को F बोला है। तो उसके रेस्पेक्ट में जो इनिशियल अमाउंट होगा वो 1 होगा। अब करना क्या है, हाफ लाइफ दी है तो आपको पहले तो रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, दैट विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, जिसकी वैल्यू अगेन आएगी 0.693 डिवाइडेड बाय 3.33 आवर इनवर्स, 3.33 आवर इनवर्स। और अब फिर क्या करना है, फिर टाइम निकालना है। तो T इज इक्वल टू 1/K ln इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम t, तो आप वैल्यू पुट कर दो 1/0.693 अपॉन 3.33 ln 1/f। और आपको log 1/f लिखना है तो आप इसको लिख दो, 3.33 ऊपर चला जाएगा अपॉन 0.693 और ये आएगा ln, ये ln है तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 log ऑफ 1/f, log ऑफ 1/f। और आपसे क्या 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 पूछा हुआ है, log ऑफ 1/f की वैल्यू ही पूछी है। अच्छा, और आफ्टर 9 आवर टाइम आपको दे दिया है, टाइम की वैल्यू 9 है, तो यहां से सीधे आपको log ऑफ 1/f की वैल्यू क्या मिलने जा रही है, 9 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय 3.33 और 2.303। मतलब मैं देखकर ही मुझे अंदर से हंसी आती कि यार कितनी कैलकुलेशन कराई है, कितनी ज्यादा कैलकुलेशन, बच्चों को कितना परेशान किया जा रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि आखिर आप इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आप तो कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं 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 कैलकुलेशन हम करा के रहेंगे। और इसको सॉल्व करने पर बेटा आता है ये 81.32 इंटू 10⁻⁻²। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि मैंने ये जो भी आंसर्स निकाले हुए हैं ये मैंने कैलकुलेटर यूज करके ही निकाले मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया है। एक्चुअली इतना पेशेंस नहीं था मेरे पास और इतने सारे क्वेश्चन थे तो मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया, लेकिन मैं इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप भी यूज करो, ना ना बिल्कुल नहीं। आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, आपको तो प्रैक्टिस करनी है। ये मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि भैया एग्जाम में आ रहे हैं, वे आपको ये करना ही है।
तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करिए। और मैंने देखा है बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मुझे पता है कि आप लोग कर रहे होंगे, तो इसलिए डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कैसे भी कैलकुलेशन आए, और ये मत सोचना कि लॉग ऑग आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो डेटा आपको दे दिया जाएगा। और जितना लॉग का ज्ञान हमें चाहिए ना, वो हम सबको होता है, तो इसलिए लॉग कभी बड़ा इशू नहीं बनेगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। और बाकी के इश्यूज बन सकते हैं, लॉग इज नॉट नेवर बी द इशू कि हमारा आंसर नहीं आया, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करिए। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन में, हाँ अब ये अनदर टाइप हो गया हमारा, जिसमें हमें रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंस पूछा जाता है। मेनली हमसे कहा गया है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? तो जैसे आर्हीनियस इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं बेटा, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ए बाई आर टी, जो हमें बताता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। और इसमें अगर हम लोग K को टेम्परेचर के साथ प्लॉट करें तो ये ऐसा ग्राफ आता है, ये भी पूछा हुआ है, ये मैं रिवाइज करने के लिए आपको बता दे रहा हूं, टेम्परेचर के साथ इस तरह का ग्राफ आता है। इन जनरल बच्चों को ये तो याद रहता है कि ln K को 1/t के साथ प्लॉट करने पर कैसा ग्राफ आता है, तो वो तो लीनियर आता है, ये सबको याद रहता है। लेकिन K को T के साथ प्लॉट करने पर कैसा ग्राफ आता है, ये बहुत कम ही लोग याद रखते हैं। मतलब दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक y इज इक्वल टू ई टू द पावर -1/x, उसका ग्राफ है ये, e टू द पावर -1/x। खैर, अब इसी को अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर इक्वेशन लिख करके लॉग ले करके सब्ट्रैक्ट करके एक रिजल्ट लाते हैं, तो वो बनता है ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, और 1/T1 माइनस 1/T2, जहां पर K1 का मतलब T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट और K2 का मतलब T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट। और मैं यहीं पर आपको बता दूं कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, उसका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ ज्यादा तेजी से बदलता है, मतलब उस रिएक्शन की टेम्परेचर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये बात आप ध्यान में रखना कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो टेम्परेचर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट ज्यादा तेजी से बदलता है। परसेंट चेंज इन रेट कांस्टेंट वैल्यू विथ अ पर्टिकुलर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा दिखाई पड़ेगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ऐसा होगा। वो रिजल्ट हमें मैथ से भी दिखाई पड़ता है। अब हमें क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 5 टाइम्स पता ही है, मतलब T1 टेम्परेचर दैट इज 27, T2 टेम्परेचर दैट इज 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट 5 गुना हो रहा है, तो K2 अपॉन K1 की जगह आप सिंपली 5 लिख दो, और ये आपको निकालना है डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू, जूल में आंसर चाहिए तो 8.314, और 1/T1 टेम्परेचर रखा जाएगा हमेशा केल्विन में बेटा, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 300 केल्विन, और 52 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 273, अगर ऐड करें तो ये आता है 3 2 5 7 5 12 और 3 2 और 1 3 325 325 325, और इससे आपको आंसर निकालना। अब देखो ln5 आया है, ln5 को लिख सकते हैं बेटा 2.303 log 5, और log 5 को लिख सकते हैं 2.303 log of 10/2, और log of 10/2 का मतलब log of 10 माइनस log of 2 ये अपॉन 2 8.314, और यहां आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 350 325 माइनस 300 तो आएगा 25, डिनोमिनेटर में 300 इंटू 325, और इस गणित को सॉल्व करने के बाद ईए की वैल्यू कितनी आती है वो मैंने कैलकुलेशन कर ली है, और मैं आपको बता देता हूं। कैलकुलेशन तो देखो बेटा गंदी है, ये मैं मान रहा हूं बार बार, लेकिन उसका कोई चारा आपके पास नहीं है, इसलिए आप इसको सॉल्व करोगे, और ये आता है 52.19 किलो जूल, और अगर हम लोग इंटीजर में लिखें तो ये वैल्यू आती है 52। तो आंसर जो फिल करना था यहां पर वो 54 नहीं, सॉरी 54 नहीं 52,
52 है। इस तरह से इसका आंसर आ गया। सिंपली फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए ये हम लोगों ने देखा। सिमिलर क्वेश्चन अगला है, इसमें थोड़ा अलग तरह से पूछा है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी गई है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है और एनर्जी चेंज डेल्टा ई ड्यूरिंग द रिएक्शन। एनर्जी चेंज का मतलब बेटा ये एंथैल्पी चेंज ही है, एंथैल्पी चेंज दिया गया है, एंथैल्पी चेंज। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन पूछी गई है। तो जैसे अगर हम लोग रिएक्शन जो हमें दी गई है एक्स से वाई बन रहा है, अगर हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम प्लॉट करते हैं विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब यह है बेटा कि जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, इसीलिए नेट रिजल्ट एनर्जी रिलीज होती हुई देखने को मिलती है, एनर्जी रिलीज होती हुई देखने को मिलती है। मतलब जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी दिखाई है, एक्स की एनर्जी है, और ये वाई की एनर्जी है। और इस ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, तो ये जो हाइट दिखती है बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वो वैल्यू हमें बताई गई है 30 किलो जूल। इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दी गई है रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज -20 का मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस। प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, ये इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये है प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, और ये वैल्यू आपको -20 दी है। -20 इसलिए दी है क्योंकि हमेशा एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी तो रिजल्ट आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, वो नेगेटिव दिख रहा है। और इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो 20 है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब है मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये हाइट यहां से लेकर के यहां तक, ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यहां पर पहले वाली हाइट और इस हाइट को ऐड कर दें तो वो मिल जाएगी जो हमें चाहिए। और वैसे भी एक रिलेशन भी हमें याद रखना होता है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, हमेशा ये रिलेशन वैलिड होता है। और इस रिलेशन में आप वैल्यू पुट कर दो तो डेल्टा H के लिए -20, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपको दिया गया है 30 माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इधर लेके आ जाए, इसको उधर लेके आ जाए तो ये आएगा 30 + 20 दैट इज 50 किलो जूल पर मोल। तो आपका जो इसका आंसर था दैट वाज 50। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये ग्राफ या ये रिलेशन याद होगा तो आप तुरंत कर लोगे। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है, एक ही जैसी बातें हैं, बार बार वही पूछी जा रही है। मतलब जैसे मैंने लिक्विड सोल्यूशन के लिए बोला था कि दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, वैसे ही काइनेटिक्स भी एक बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके क्वेश्चंस हो ही जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को मुश्किल बनाने के लिए इन्होंने कैलकुलेशन को मुश्किल बनाना, कैलकुलेशन टफ देने का सहारा लिया है, और कुछ भी नहीं है। तो कैलकुलेशन आप घर पे प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो एग्जाम में तो कर ही दोगे आप, तो वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज दिस मच, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स at 700 Kelvin having enough energy to react to form product is।
तो बेसिकली बेटा जैसे हम लोग रेट कांस्टेंट पढ़ते हैं k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी, यहां पर जो ये टर्म लिखा है यही है फ्रैक्शन ऑफ दोज molecules which have whose collision molecules whose collision can produce product बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट की, किसी भी रिएक्शन का रेट क्या दिख रहा है, तो वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। तीन बातों पर कौन कौन सी बातें हैं? एक, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब यूनिट टाइम में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो आपस में टकरा रहे होंगे, जिनसे पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो पर यूनिट टाइम कितने बॉन्ड्स टूट रहे होंगे या कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होंगे, उससे रेट गवर्न होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टकराएंगे प्रोडक्ट बनने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। लेकिन जितने मॉलिक्यूल्स टकराते हैं सब लोग इस लायक नहीं होते कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। उनमें से कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उन मॉलिक्यूल्स के पास पहले से कितनी काइनेटिक एनर्जी है। मतलब जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे रिएक्टेंट्स के और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, और पुराने बॉन्ड्स को टूटने के लिए मॉलिक्यूल्स को एक लिमिट से ज्यादा तेजी से टकराना पड़ेगा जिससे उनके पुराने बॉन्ड टूटें। मतलब वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं जिनके पास एनफ काइनेटिक एनर्जी है जिससे पुराने बॉन्ड टूट सकें, प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। तो टोटल कोलिजन या टोटल कंटेनर में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस लायक हैं जिनके कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो वैल्यू होती है बेटा e टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। दैट ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, उसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो वही बात यहां पर आपसे पूछी गई है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आपसे कहा गया कि अगर वो वैल्यू e टू द पावर माइनस एक्स है तो x बताओ। मतलब आपसे पूछा जा रहा है ई ए बाई आर टी की वैल्यू, ई ए बाई आर टी की वैल्यू। और ये क्या होता है? कोलिजन फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसको नाम दिया जाता है। कोलिजन फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर वो है ए। और इसमें एक फैक्टर, हाँ मैंने एक बात बोली थी कि नंबर ऑफ कोलिजन, दूसरी बात बोली कि उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनके पास एनर्जी इस लायक है, और तीसरा पॉइंट होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। मतलब मॉलिक्यूल जब कोलाइड करें तो उनका कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए तो ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसको आप अपनी कहानी से भी लिंक कर सकते हो। जैसे कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, सिलेक्ट होने के लिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए सब लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या सारे पढ़ने वाले लोग सिलेक्ट हो जाएंगे? नहीं नहीं, एक मिनिमम लेवल से ज्यादा लेवल पे मेहनत करने वाले बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। तो हाँ ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और वो लोग सिलेक्ट होने लायक मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत करनी चाहिए। मतलब ये कहा गया है कि आपको 8 घंटे पढ़ने होते हैं डेली। बहुत सारे बच्चे हैं जो 8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन अब पढ़ते क्या है ये भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। पता लगा आप वो कुछ नहीं पढ़ के कुछ और ही पढ़े हैं तो फिर तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब पढ़ाई भी प्रॉपर ओरिएंटेशन से होना जरूरी है तो ही आप सिलेक्ट होते हो। तो 3 बातें हैं, पढ़ना और एक मिनिमम हार्डवर्क से ज्यादा हार्डवर्क करना, और तीसरा सही से पढ़ना। ओरिएंटेशन भी आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई खिड़की पे देख रहा है, पता लगा 12-12 घंटे वो पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, सब लोग सोच रहे बहुत मेहनत कर रहा है, उसके तो निगाहें खिड़की पे टिकी हुई हैं, वो कुछ और ही देख रहा है। तो ऐसी पढ़ाई से फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये आइडियाज वर्क नहीं करते। तो इसलिए वहां पर भी सेम बातें हैं जो आपके प्रोडक्ट बनने को गवर्न कर रही है, वही बातें रिएक्शन में भी होती हैं कि कोलाइड करना, एनर्जी एक मिनिमम लेवल से ज्यादा होना, और कोलाइड करते समय मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब सही डायरेक्शन से उनको कोलाइड करना जिससे प्रोडक्ट बन सकता है।
तो वो चीजें यहां पर लिखी होंगी और जिसमें e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहां पर आपको e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी ही पूछा गया है और e टू द पावर सॉरी ए बाई आर टी की वैल्यू अगर हम लोग निकालें ए बाई आर टी, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया। तो एक्टिवेशन एनर्जी है 80.9 किलो जूल है बेटा ये, तो इसको जूल में लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 8.314 और टेम्परेचर आपको दिया गया है 700। तो ये नंबर सॉल्व होके आता है। देख लो यहां भी कैलकुलेशन की स्कोप तो इन्होंने ढूंढ ही लिया है, मतलब बहुत आसान किया लेकिन फिर भी उसमें कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व है ही। और ये वैल्यू सॉल्व होके आ रही है 13.9। 13.9 तो क्लोजेस्ट इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर है 14, तो जो फिल करना था बेटा वो 14 फिल करना है, 14। ठीक, इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर उन्होंने ग्राफ दे दिया है लॉग के वर्सेस 1/t, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, और इसका स्लोप बताया गया है -10,000। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी रिलेशन पढ़ा था, लॉग के इज इक्वल टू होता है बेटा लॉग ए माइनस ऑफ ई ए अपॉन 2.303 आर टी। आर टी इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। तो अगर log k को 1/t के साथ प्लॉट करेंगे तो जो स्लोप आता है वो आता है माइनस ऑफ ई ए अपॉन 2.303 आर, ये स्लोप की वैल्यू होती है। आपको वो स्लोप दिया गया है 10,000 और कहा जा रहा था टेम्परेचर एट विच रेट कांस्टेंट इज 10 टू द पावर -4, कितना टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना होगा। तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। और इसके अलावा आपको एक और बात बताई है कि 500 केल्विन पर रेट कांस्टेंट ये है, 500 केल्विन पर रेट कांस्टेंट आपको बता दिया है 10 टू द पावर -5। और अब जो रेट कांस्टेंट पूछा है वो 10 टू द पावर -4 है, जो कि उससे ज्यादा है। मतलब जो जिस टेम्परेचर पर ये वैल्यू आएगी वो टेम्परेचर 500 केल्विन से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ही रेट कांस्टेंट बढ़ता है, तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे ही आएगा। वो टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, फिर से वही रिलेशन ln k2 बाय k1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं बेटा तो ये बनता है log k2 बाय k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और ई ए अपॉन 2.303 आर की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 10,000, वो वैल्यू ही है 10,000, ये स्लोप की वैल्यू ही है 10,000 माइनस ऑफ ई ए अपॉन 2.303 आर। ये इंटरप्रिटेशन जिसने सही किया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना ही समझना था यहाँ पे। और आप यहां पर वैल्यू पुट कर लो तो log ऑफ k2 है आपका 10 टू द पावर -4, k1 है आपका 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू ये 10,000। और आपको यह भी समझना होगा कि यहां पर जो T2 है वो हायर टेम्परेचर, यहां हमेशा T2 को आगे लिखा जाता है T1 को, मतलब T2 हमेशा बड़ा और T1 हमेशा छोटा, ऐसे लिखा जाता है, जिससे हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव ही आए। और इसी तरह से यहां पर K2 हायर टेम्परेचर वाला लिखा जाता है, K1 लोअर टेम्परेचर वाला लिखा जाता है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर वैल्यू पुट करें तो 1 अपॉन कितना है 500 माइनस 1 अपॉन T2 आपको निकालना है। तो अब यहां से तो आपको दिख रहा है ln 10 आ जाएगा, ln 10, और ln 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये तो आसान हो गया। और यहां से मैं यहां दिखा देता हूं 1 इज इक्वल टू, और 10,000 अंदर लेके चले जाएं तो आएगा 20, 500 से डिवाइड होके 20 माइनस 10,000 बाय T2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा T2 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 19 केल्विन। और इसको सॉल्व करके कितनी वैल्यू आती है मैं देख के बता रहा हूं जल्दी से, कितना 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 आता है यार, ये 520 लगभग
520, ऑलमोस्ट 520। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है 520। कैलकुलेशन है, इंटरप्रिटेशन है, वो बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। केल्विन में ही आंसर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहां पर फिर से उसी टाइप का है। डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इज दिस मच, एक्टिवेशन एनर्जी भी दे दी है, रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन कितना होगा, टेम्परेचर डाउन करके कर दिया है। तो अब आप वैल्यू पुट करते समय बस ध्यान रखो कुछ भी नहीं है, ln K2, ln की जगह log वाला टर्म लिखें तो हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन आसान, मतलब थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें log की वैल्यूज पता होती हैं। K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R इन 2.303 R, 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो आपको K2 निकालना है, बेसिकली K1 पता है, तो रेदर कि आप K1 पता है, आप कह लो K2 पता है, हाइयर टेम्परेचर का K पता है और K1 आपको नहीं पता, लोअर टेम्परेचर का K नहीं पता। तो उस हिसाब से मैं डेटा पुट कर रहा हूं। लॉग ऑफ K2 की वैल्यू आपको दी है 10 टू द पावर -3 अपॉन K1, और लोअर टेम्परेचर में T1 रखूंगा, और ये की वैल्यू आपको दी है 1.488 किलो जूल है, तो आप इसको जूल में भी लिखोगे, डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर की वैल्यू अगेन 8.314 इंटू 1 अपॉन T1, T1 लोअर टेम्परेचर कितना है 200 और हाइयर टेम्परेचर कितना है 300। मतलब इस बात का ख्याल रखना, लोअर टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर का, तो कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगी। और इसको सॉल्व करके मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ये वैल्यू सॉल्व होके आती है बेटा, K2 की वैल्यू जिस टर्म में पूछा गया है वो आती है 10 इंटू 10 टू द पावर -5। मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5, ये आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां पर देखे। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से आप लोग और अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। देख सकते हो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, अभी मैं एडवांस के क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, आगे हम लोग फिर से एडवांस का सेशन भी इसी तरह का करेंगे। और आपको इसके साथ में एक डीपीपी भी दी जा रही है, काफी सारे बच्चों को शायद नहीं भी पता है। आपको ये जो भी पीडीएफ होता है यहाँ पर, वो आपको ऐप से मिलता है, और साथ ही साथ वहां पर डीपीपी भी मिलती है, उसके सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। तो आप लोग जरूर ऐप पे जाओ और वहां से वो डीपीपीज भी लो और उसको जरूर सॉल्व करो। वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिजाइन कर रखी है, और उसकी प्रैक्टिस से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे जितना ज्यादा हो सके करते रहो, और इसी तरह से रिवाइज करो बेटा। और be safe, be healthy, take care and keep rocking beta. Thank you.